नमस्कार, मैं विजेंद्र कुमार, हरियाणा फर्स्ट में आपका स्वागत है। आज हम भावनात्मक रूप से नहीं बल्कि हम कानूनी रूप से बात करेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इन दिनों प्रदेश के अंदर एक मामला पूरे ज़ोर-शोर से चर्चा में है। आपको पता है, रेलू राम हत्याकांड। 23 अगस्त 2001 को जब रेलू राम सहित परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी और कातिल था उनकी खुद की बेटी सोनिया और उनका पति यानी रेलू राम का दामाद। अब हम इस बात की चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 7 तारीख को हाई कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया, 9 तारीख को इन दोनों की अंतरिम जमानत यानी कि इंटरिम बेल के ऑर्डर जारी किए, जिसके बाद से जो ये विवाद है पूरे जोर पर है क्योंकि ये विवाद प्रॉपर्टी से शुरू हुआ था और प्रॉपर्टी पर ही दोबारा से आकर अटक गया है क्योंकि कयास लगाए जा रहे हैं कि अब प्रॉपर्टी किसको जाएगी, प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा। इस वीडियो बनाने का उद्देश्य, हमारा उद्देश्य किसी को भावनात्मक रूप से आहत करने का नहीं है। हम सिर्फ कानूनी पहलुओं पर बात करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिविल मामलों के जानकार जींद से एडवोकेट आरपी शर्मा जी मौजूद हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर नमस्कार, आपको आपके हरियाणा फर्स्ट के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। थैंक यू सर। सर, अगर कोई संपत्ति के लिए प्रॉपर्टी के लालच में अपने माता पिता की हत्या करता है तो उस केस में जो है कौन सा कानून लागू होता है, प्रॉपर्टी किसको जाएगी और इस जो ये एक्ट है ये कौन सी धारा के तहत ये प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, आज़ादी के बाद प्रॉपर्टी के जो डिस्प्यूट हैं उनको निपटाने के लिए अच्छी तरह से कोडिफिकेशन करने के लिए हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 में लागू किया गया था। क्योंकि आज़ादी से पहले काफ़ी सारे कानून थे, उनको सभी को कोडिफिकेशन द्वारा ये एक प्रॉपर कानून की जरूरत थी आज़ादी के बाद कि वे किस एक्ट के तहत पूरे भारतवर्ष में जम्मू कश्मीर वगैरह को छोड़कर, आजकल तो वो भी उसका हिस्सा बन गया, कि प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट का डिस्पोजल हो। उसके लिए 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट लागू किया गया और आज वर्तमान में उसी एक्ट के तहत मैक्सिमम डिस्प्यूट को निपटाया जाता है। जैसा कि ये बहुचर्चित मामला है और बहुत ही निंदनीय कार्य था जो रेलू राम की लड़की ने किया था कि उसने अपने परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या की थी, जिसमें उसका भाई, माँ बाप, उसके भतीजे सब सारा परिवार, 45 साल की बच्ची भी शामिल थी, 2 साल की उसकी भतीजी थी, 4 साल उसका भतीजा था, बिल्कुल जी, बिल्कुल। खुद की माँ थी, भाई था, भाभी, मतलब 8 लोगों की निर्मम हत्या हुई थी। ठीक है सर, इस केस में सबसे पहले तो ये डिपेंड करता है कि क्या कोर्ट ने उसको कन्विक्ट किया है। अब जैसा कि प्रेजेंट मामला है, इसमें रेलू राम के दामाद और उसकी लड़की को मेरे ख्याल से फांसी की सजा हुई। सर 2004 में फांसी की सजा हुई। हाई कोर्ट में मामला गया, 5 में इनको उम्र कैद हुई। 7 में फिर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर फांसी की सजा को इसमें अपहोल्ड किया। और लेकिन 2014 में एक हिस्टोरिकल डिसीजन आया था सुप्रीम कोर्ट का कि जिसकी फांसी की डेट तय हो चुकी है और 5 साल उसको बीत चुके, तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें आपको वकील हैं, आपको मैं वो इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि इस मामले को मैं क्लोज से कवर कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो इस पूरे मामले का जो फैक्ट है वो फैक्ट ये है कि 2014 में उस फैसले के लाभार्थी ये दोनों भी थे और अब 24 साल बाद इन दोनों को इंटरिम बेल मिली है, अंतरिम जमानत मिली है। जी देखो सर, जैसा कि ये मामला है, इसमें ये तो सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से और कंटिन्यू सुप्रीम कोर्ट से इनको कन्विक्ट किया जा चुका है। अब किसी व्यक्ति को कन्विक्शन के बाद बेल दी जाती है यदि उसका जेल मैनुअल के तहत या ज्यादा लंबी कस्टडी हो जाती है, लेकिन ये तो क्लियर है उनको कन्विक्ट किया है। अब इस केस में अपना जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 25 है, यदि कोई व्यक्ति अपने पेरेंट्स का मर्डर कर देता है और उस मर्डर में उनको फाइनली कन्विक्ट कर दिया जाता है, लास्ट कोर्ट तक, एपेक्स कोर्ट तक जब उसको सजा हो जाती है, तो इसमें बेसिकली उनको डिस्क्वालीफाई किया जाता है प्रॉपर्टी इनहेरिट करने से। और जो सेक्शन 27 है उसमें स्पेशल ये लिखा जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मर्डर उसके लड़का या लड़की द्वारा किया जाता है और वो बिना वसीयत के अगर उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जिस टाइम सक्सेशन ओपन होगा, जब उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा, तो ऐसा माना जाएगा उसका लड़का या लड़की पहले ही मर्त हो चुके हैं, वो हैं ही नहीं। लेकिन यहां एक टेक्निकल बात है सर इस केस में कि ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट है कि यदि उसकी लड़की को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है तो क्या उसके बच्चे, उसकी लड़की के बच्चों का इस प्रॉपर्टी में राइट होगा या नहीं। सर, ये आपने कहा कि यानी कि वो जो
अपने माता पिता की हत्या करता है, कोर्ट उसको उसकी सिविल डेथ मान लेता है कि वो आदमी है ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ये मान लेता है। हाँ। तो ये तो क्लियर है कि प्रॉपर्टी में उनका सोनिया का राइट नहीं बनता है किसी प्रकार का। वो सेक्शन 25 कहता है, जैसा कि आपने बताया। ठीक है। लेकिन आपने सेक्शन 27 का यानी 27 का भी जिक्र किया कि 27 सेक्शन ये कहता है अगर वो बच्चे माइनर हैं तो क्या वो क्लेम कर सकते हैं, और क्या ये फैसले में कोर्ट ग्राउंड देखती है कि कौन सा केस किस तरह का है। क्योंकि ये जो है, ये इस फैसले को, एक इंटरेस्टिंग बात है सर जो मैं क्लोज कर रहा हूँ, इस मामले को कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर माना था। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। इस केस में ये देखा जाएगा कि जब सोनिया ने रेलू राम की अपने फादर की मर्डर किया था, उस समय इसके बच्चे कितने थे, और क्या रेलू राम का अपनी लड़की के अलावा अन्य कोई फर्स्ट क्लास हेयर जिंदा बचा हुआ था। अब जैसा कि इस केस में सोनिया ने जिस टाइम मर्डर किए थे, अब इस परिवार के फर्स्ट क्लास हेयर जितने भी थे सभी का मर्डर साथ में हो गया था। तो अब फर्स्ट क्लास हेयर थी सिर्फ सोनिया, लेकिन सोनिया का बच्चा था शायद 1-1.5 साल का, डेढ़ साल का उस टाइम पे। हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत, देखो केस टू केस अलग बात होती है, लेकिन हिंदू सक्सेशन एक्ट के तहत ये है कि सोनिया का जो माइनर बच्चा था जिसका इस केस से कोई संबंध नहीं था, उसका प्रॉपर्टी में राइट है, और वो फर्स्ट क्लास हेयर है। जितना भी रेलू राम का अदर परिवार है, जो सेकंड क्लास में इसके भाई हैं या भाइयों के बच्चे हैं, जितने भी हैं, वो फर्स्ट क्लास हेयर नहीं है। फर्स्ट क्लास हेयर अगर सोनिया निकल जाती है और अन्य कोई फर्स्ट क्लास हेयर बचता नहीं, उत्तराधिकारी अगर नहीं बचता, तो सोनिया का जो बच्चा है, माइनर लड़का या लड़की, उसका राइट होता है एज ए फर्स्ट क्लास हेयर। और जब तक वो फर्स्ट क्लास हेयर है, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास का कोई राइट नहीं बनता। वैसे तो केस के फैक्ट देखे जाएंगे, हर केस के अलग अलग फैक्ट होते हैं, वो कोर्ट डिसाइड करेगा। क्योंकि इस केस में शायद प्रॉपर्टी रेलू राम के जो अन्य परिवार वाले लोगों को बंटवारा हो चुका। वो तो जब कोर्ट ने वो प्रॉपर्टी को बांटा है, या रेवेन्यू ऑफिसर जो कानून को पटवारी या तहसीलदार ने को म्यूटेशन चढ़ाया है, तो वो देखा जाएगा उन्होंने किस ग्राउंड पे चढ़ाया है। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि रेलू राम के जो माइनर बच्चे हैं वो एज ए फर्स्ट क्लास क्लेम कर सकते, क्योंकि इस मर्डर में उनका कोई पार्ट नहीं था। वो तो 1-1.5 साल 2 साल के बच्चे। तो वकील साहब का यही कहना है कि यानी कि एयर का मतलब उत्तराधिकारी, यानी रेलू राम के जो प्रॉपर्टी पर, जो संपत्ति पर क्लेम कर सकते हैं, कि जो दावा कर सकते हैं, वो पहली लाइन के जो उत्तराधिकारी वो कर सकते हैं। और पहली लाइन के उत्तराधिकारी हैं सोनिया, और सोनिया को कोर्ट मान चुका है सिविल डेथ, क्योंकि उसने अपने माता पिता की और पूरे परिवार की हत्या की, यानी वो तो है अयोग्य, इनवैलिड और वॉइड, कानून की भाषा में अगर बात करें तो। उसका बच्चा क्लेम कर सकता है, लेकिन उसके ये कोर्ट देखेगा कि भाई इसके ग्राउंड क्या है। बिल्कुल। क्योंकि सर ये सारा मामला प्रॉपर्टी पे शुरू हुआ था। बिल्कुल, प्रॉपर्टी से ही 8 लोगों की हत्या हुई है। देखो सर, अभी भी ये प्रॉपर्टी का ही विवाद है सारा का सारा। तो ये कोर्ट, बिल्कुल सर, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि जब रेलू राम के परिवार के लोगों को, अन्य लोगों को जो प्रॉपर्टी दी गई है, उस समय भी ये बच्चा जिंदा था। बिल्कुल। अब उस समय जब उनके नाम म्यूटेशन चढ़ाया गया, मतलब इंतकाल किए गए या प्रॉपर्टी दी गई, तो वहां किस ग्राउंड पे अन्य को दी गई है? ऐसा ना हो रेलू राम ने कोई वसीयत पहले ही कर रखी हो, या कोई अन्य ग्राउंड हो जो भी। लेकिन इस बच्चे के पास अपना जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है, उसमें क्योंकि जो शेड्यूल बना रखा है कि भाई अगर किसी की बिना वसीयत के डेथ हो जाती है तो उसकी प्रॉपर्टी का बंटवारा कैसे होगा। सबसे पहले एक टेबल है जिसमें कम से कम 20-25 लोग हैं फर्स्ट क्लास में, जिसमें लड़का है, लड़की होती है, विडो होती है और मदर होती है। फिर उनके बच्चे होते हैं जिनकी डेथ हो चुकी है। अगर किसी के लड़का की डेथ होगी तो उसका लड़का का राइट होता है, उसके लड़के की भी डेथ होगी तो उसके लड़के का राइट होता है। फर्स्ट क्लास अगर कोई उत्तराधिकारी है तो सेकंड क्लास वालों का नंबर नहीं आता। अब इस केस में फर्स्ट क्लास हेयर है सोनिया का बच्चा, माइनर था जो उस समय, तो इसमें सेकंड क्लास के लोगों का हिस्सा नहीं है, क्योंकि प्रॉपर्टी सेकंड क्लास को जा चुकी है। तो ये स्पेसिफिक देखना पड़ेगा इस केस में वो किस ग्राउंड पे गई है, क्या वो लीगल था या इलीगल था। वो तो केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि काफी इंटरेस्टिंग केस होगा। इसमें देखा जाएगा कानून, जुडिशरी को भी ये डिसीजन करते हुए काफी मेहनत करनी पड़ेगी कि प्रॉपर्टी का असली वारिस कौन है। सर आपने बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया, और ये पॉइंट ये है
क्योंकि सोनिया का जो बेटा है वो उस समय भी जीवित है जब प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया जा रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर कोर्ट को किसी तरह की इसमें कोई शंका, कोई अड़ंगा कुछ लगता तो चीजें शायद हो सकता है उनके द्वारा क्लेम ना किया गया या किया भी गया होगा। तो ये ग्राउंड हमें जो है कोर्ट डिसाइड करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो चुका है। ये बहुत इंटरेस्टिंग केस आने वाले समय में साबित होगा, क्योंकि अब जब से दोनों की इंटरिम बेल के ऑर्डर जारी हुए हैं, पूरे परिवार में मैं उनसे मिला भी हूं, अब इस तरह की हलचल तेज होगी, क्योंकि मामला सारा प्रॉपर्टी का है सर। बिल्कुल। और प्रॉपर्टी को लेकर अब हलचल तेज हो गई है कि अब बाहर आके वो क्या करेगी, उसका अगला कदम क्या होगा। क्योंकि उसके भाई ने उसके भतीजे ने बताया, रेलू राम के, जो राम सिंह का लड़का है जितेंद्र, जो पूरे मामले को लीड कर रहा है, कि हर पेशी पर ये धमकी देती थी कि तुम्हें देख लूंगी, प्रॉपर्टी तो मैं जाने नहीं दूंगी। तो ये जो पूरा मामला है भावनात्मक रूप से अलग है, लेकिन लीगल यही कहता है कि कोर्ट मर्डर को, यानी कि हत्यारे को सिविल डेथ मान लेता है, वो धरती पर है ही नहीं। हाँ। सोनिया का बच्चे का फ्यूचर क्या रहेगा ये कोर्ट डिसाइड करेगा। और प्रॉपर्टी खैर उनमें बंट चुकी है। और सर कई लोगों में ये भ्रम भी रहता है कि हिंदू मैरिज एक्ट है, उसके तहत ये प्रावधान है, ये आपने बताया हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, वो भी 1956 हिंदू मैरिज एक्ट। तो इन दोनों में बेसिक डिफरेंस, मतलब इनमें दोनों में क्या फर्क है सर, दोनों कानूनों में? जो हिंदू मैरिज एक्ट है वो 1955 में आया था। वो जो हिंदू हैं, जो गौरवभाई हिंदू लोग हैं, उनके शादी से रिलेटेड, उनके विवाह की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या एज होनी चाहिए, उसके बाद अगर किसी की शादी कैसे होगी, क्या क्या विशेष मतलब जरूरी होता है शादी के लिए, जैसे सप्तपदी, 7 वचन जो होते हैं या 7 फेरे होते हैं। उसके बाद उनका अगर विचार नहीं मिले तो डाइवोर्स का क्या प्रोसीजर है, अगर डाइवोर्स नहीं लेना तो जुडिशियल सेपरेशन का, अलग रहने का क्या प्रोसीजर है। उसके बाद मेंटेनेंस, जो हस्बैंड की ड्यूटी होती है अपने माइनर बच्चों और वाइफ के लिए, तो वो है सिर्फ शादी से रिलेटेड, विवाह से संबंधित हिंदुओं के लिए क्या रूल है हिंदू मैरिज एक्ट में। और हिंदू सक्सेशन एक्ट में है कि अगर कोई व्यक्ति बिना वसीयत के डेथ हो जाती है और उसकी प्रॉपर्टी है तो उसका कैसे बंटवारा होगा। इसमें भी हिंदू सक्सेशन एक्ट में भी 2 बातें हैं। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी होती है, जिसको दादालाई बोल देते हैं, जी। दादालाई में जो 2005 के बाद तो लड़कियों का भी इक्वल राइट हो गया, जैसे कि प्रॉपर्टी में राइट हो लड़कियों का भी। दादालाई प्रॉपर्टी में तो बच्चों का बाई बर्थ राइट होता है, उसके जो लड़कों का होता है। और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में जिसकी वो प्रॉपर्टी होती है वो अपनी मर्जी से किसी को, अर्जित प्रॉपर्टी जो उसने खरीदी है, जो उसने अपने लेवल पे एक्वायर की, मेहनत से कमाई है। तो हिंदू सक्सेशन एक्ट में दोनों प्रॉपर्टियों का लिख रखा है। बल्कि इसमें एक और है, भाई फीमेल की प्रॉपर्टी है तो कैसी जाएगी, मेल की प्रॉपर्टी है तो कैसी जाएगी। लेकिन रेलू राम वाले केस में तो मेल की प्रॉपर्टी है, तो इस प्रॉपर्टी में ये देखा जाएगा ये कैसी जाएगी। फिर ये देखना होगा कि रेलू राम की प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड है या इंसेस्ट्रल है, उसका भी 19 किसी के फर्क पड़ेगा, ज्यादा नहीं होगा। लेकिन मेन तो यहाँ सेक्शन 27 और सेक्शन 25 के बारे में काफी इंटरेस्टिंग डिसीजन आएगा, जो भी इस केस लैंडमार्क जजमेंट आएगा। क्योंकि इसमें एक और खास बात है, यदि रेलू राम के परिवार के अन्य लोगों को जो फर्स्ट क्लास हिरनी है उनको प्रॉपर्टी गई है, तो ऐसा हो सकता है कि कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट के साथ चली गई हो, उन्होंने इस माइनर बच्चे का डिस्कस नहीं किया हो। और अगर इसका डिस्कस के बाद प्रॉपर्टी गई है भाई किसी भी कोर्ट के ऑर्डर के तहत गई है, फिर तो वो ऑर्डर चैलेंज करना बड़ी मुश्किल होगा। क्योंकि जो भी लर्निड जज ने फैसला किया है, सभी फैक्टरों को और लॉ को ध्यान रख के फैसला किया। सर बहुत चर्चित ये मामला रहा था, और आज भी जब ये मामला सुर्खियों में आया, जब जैसे उनको अंतरिम जमानत मिली, जो कि 2002 की पॉलिसी आई थी कोर्ट की, ये उस पॉलिसी के तहत इनको राहत मिली है कि जिनका व्यवहार पिछले 5 लंबी सजा हुई है और 5 साल व्यवहार अच्छा रहा, तो उनको रिहा किया जाता है। हालांकि परिवार का कई तरह के आरोप हो, हम सिर्फ एक लीगल बात कर रहे हैं। और सर आपने अभी वसीयत का जिक्र किया, क्या इस केस में अगर कोई किसी ने अपने माता पिता का मर्डर किया है, लेकिन उसके माता पिता ने जो मर्डर है, किलर है, यानी हत्यारा है, अगर बात करें, उसके नाम अगर विल कर रखी है, तो कानून क्या कहता है? वही सेम कानून है। अगर किसी ने अपने बच्चे के फेवर में, अपने लड़के के फेवर में या लड़के के फेवर में विल की है और वो उसका मर्डर कर देता, वो भी डिस्क्वालीफाई होता है, बेशक उसके फेवर में वसीयत हो। फिर भी वही सेक्शन 25 और 27 अप्लाई होंगे और उसको भी प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी वही देखा जाएगा, अगर उसके माइनर बच्चे हैं जिसने मर्डर किया, उनका फिर भी क्लेम होता, अगर उनका अबैटमेंट किसी षड्यंत्र में या किसी प्रकार का भी कोई रिलेशन नहीं है मर्डर से। तो सर कुछ लैंडमार्क किस तरह के डिसीजन आए हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि अगर कोई हत्यारा है, किलर है अपने माता पिता का,
उसकी प्रॉपर्टी उसको नहीं मिली हो, उसको अयोग्य घोषित किया हो। बिल्कुल। वैसे तो बेसिक लॉ है, जब बेसिक लॉ की स्पेसिफिक लिखा जाता तो उसके लिए लैंडमार्क जजमेंट की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी काफी सारे हैं। जैसे एक फेमस केस था राम हैदर वर्सेस रामलाल, जिसमें जो बच्चे ने मर्डर किया था उसको डिस्क्वालीफाई किया था। तो ये काफी सारे सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के काफी सारे जजमेंट है जो स्पेसिफिक ये कहते हैं कि अगर बच्चे का, लड़के का या लड़की का, अपने फादर की या जो मदर है जिससे भी प्रॉपर्टी मिलनी होती है, अगर उसके मर्डर में डायरेक्ट रोल है या अबेटमेंट है, अगर षड्यंत्र में शामिल है, तो वो प्रॉपर्टी से डिस्क्वालीफाई हो। बिल्कुल। वकील साहब, कुछ और कोई कंक्लूजन, कोई बात उस कहना चाहते हो आप इस कानून को लेकर, सक्सेशन एक्ट को लेकर? सर इसमें एक बात है सर, सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी कोई कानून बनाया जाता है उसके लिए 3 चीजें देखी जाती है, इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। यानी कानून ऐसा बने जो समाज के फायदे के लिए हो और सभी समाज के पढ़े लिखे बुद्धिजीवी व्यक्तियों को ये लगे कि ये कानून अच्छा है। अब इस केस में, इस जैसे केसों में ये देखना होता है, कहीं कोई व्यक्ति ऐसे कर दे कि मेरे माइनर बच्चे को प्रॉपर्टी मिल जाएगी और मैं अपने पेरेंट्स का मर्डर कर देता हूं क्योंकि वैसे मेरे पेरेंट्स मेरे को प्रॉपर्टी देंगे, मैं उसका मर्डर कर देता हूं। उसका मोटिव ही अगर ये है कि अपने माइनर को ही प्रॉपर्टी दिलानी, तो उसका फैसला तो फिर माननीय अदालत ही करेगी सभी फैक्टों को देखकर, क्योंकि मोटिव ही शुरू से ये कि अगर किसी व्यक्ति का है कि प्रॉपर्टी लेनी है, मेरे को मिलेगी नहीं, मैं फादर का मर्डर करता हूं, वो प्रॉपर्टी मेरे माइनर को मिल जाएगी क्योंकि फर्स्ट क्लास हेयर कोई बचेगा नहीं। तो इस बारे में फैक्ट को देखते हुए और लॉ को देखते हुए माननीय अदालत ही फैसला करेगी। बिल्कुल, आरपी शर्मा जी ने बहुत डिटेल में बातें रखी हैं और केस टू केस ये फैसला करती है कोर्ट कि किस केस के ग्राउंड क्या है। हम फिर दोहरा रहे हैं कि इस वीडियो में हमारा किसी को भावनात्मक रूप से, इमोशनल रूप से हर्ट करने का, चोट पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं है। हमने कानूनी पहलुओं पर बात की और पर्टिकुलर इस केस की अगर हम बात करें, जो रेलू राम हत्याकांड के नाम से जाना जाता है, जब निर्मम 8 हत्याएं हुई तो पूरा प्रदेश ही नहीं पूरा देश एकदम से चौंक गया था और शोक में था, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा ही हत्या करना अपने आप में बहुत बड़ा ये जघन्य अपराध था। खैर, इस मामले में कानूनी पहलू ये कहता है कि अगर कोई अपने माता पिता की हत्या कर देता है प्रॉपर्टी के लिए तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। अगर बच्चों को प्रॉपर्टी जाएगी, अगर वो उसमें क्राइम में शामिल है, अपराध में शामिल है, तो वो वैसे ही अयोग्य हो जाता है। अगर शामिल नहीं है, माइनर है, तो मामला अलग हो जाता है। लेकिन फिर भी इस तरह के मामलों में कोर्ट डिसाइड करता है कि किस केस के क्या ग्राउंड है। और वकील साहब ने भी बताया कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत एक कानून के जानकारों के लिए या कानून के स्टूडेंट्स के लिए या वकीलों के लिए भी एक कह सकते हैं सबकी नजर है। लैंडमार्क के डिसीजन होगा कि आगे इस मामले में क्या लीगल लड़ाई शुरू होती है या नहीं होती है, ये भविष्य बताएगा। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति है, वकील साहब ने बिल्कुल डिटेल से क्लियर की। आप लोगों की इस बारे में क्या राय है, क्या आप सोचते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय जरूर कीजिए। और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार।